ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन देख लिया था। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, प्रॉपर्टीज लिखवा दूं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी वो तो लिख लिया था हमने कि अगर ए बी का प्रोडक्ट आपका नल मैट्रिक्स आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि ए नल हो या बी नल हो। अगर दोनों आपके पास नॉन नल मैट्रिक्स हैं तब भी प्रोडक्ट क्या आ सकता है, नल आ सकता है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी उसको छोड़ते हुए आगे, कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड। डज नॉट होल्ड इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। डज नॉट होल्ड मतलब नॉट नेसेसरी, हो कर भी सकता है, नॉट नेसेसरली होल्ड, नेसेसरली होल्ड। कैंसिलेशन लॉ जरूरी नहीं है कि होल्ड करे। क्या मतलब वो इस बात का कि अगर आपके पास ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो अगर ये नंबर होते तो आप ए से ए काट देते और बी बराबर किसके आ जाता, सी के। लेकिन यहां पर आप ए से ए नहीं काट सकते। इसका मतलब ये बिल्कुल इंप्लाई नहीं करता कि बी बराबर सी हो जाएगा। ए से ए कैंसिल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जनरल बात यह है कि वो नहीं होता। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दूं इस पे, देखना भाई। ए मैट्रिक्स लिख दी मैंने 1 0 0 0। ठीक है, बी मैट्रिक्स लिख देता हूं 1 0 1 0, ये इधर 1 लगा दिया, और सी मैट्रिक्स लिख देता हूं एक 1 2 1 1। ठीक है, बी और सी बराबर नहीं है, या 1 1 2 में तो बराबर आएगा ही नहीं, वो भी तो बराबर नहीं आएगा। 1 1 1 2 लिख देते हैं, क्योंकि मुझे बराबर लाना है कि ए बी और ए सी। मैं दिखाना चाह रहा हूं कि ए बी और ए सी बराबर आ रहा है, जबकि बी और सी सेम मैट्रिक्स नहीं है। जरा ए बी निकाल के देखते हैं। ए बी, तो आपको पता है जब आप ए बी निकालने जाओगे तो ए आपका प्री मल्टीप्लायर है, उसकी ये वाली रो कैसी है, 0 है। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी भी सेकंड रो क्या आनी है आपके पास, 0 आनी है। ठीक है, फिर ये जो पहला एलिमेंट आएगा ये कैसे आएगा, 1 उधर मल्टीप्लाई होगा और 0 उधर मल्टीप्लाई होगा, 1 आएगा। ठीक है, फिर ये दूसरा एलिमेंट कैसे आएगा कि 1 उधर मल्टीप्लाई होगा और 0 वहां मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी 1 आएगा। देखो 1 इस सेकंड कॉलम के एलिमेंट से और ये 0 इस सेकंड कॉलम के इस एलिमेंट से। कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर। अच्छा, एसी देखते हैं। एसी आपको पता है कि ए प्री मल्टीप्लायर है, प्री मल्टीप्लायर की सेकंड रो 0 है, तो प्रोडक्ट की भी सेकंड रो 0 आनी है। कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर। अच्छा, ये वाला 1 अब सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, सी के पहले कॉलम से, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, और ये 0 जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो 0। कितना आने वाला है, 1। सिमिलर तरीके से ये पहली रो और दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई होंगे, तो ये वाला 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, ये 0 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। तो कितना आने वाला है, 1। तो आपको दिख रहा है कि ए बी बराबर किसके आ रहा है, ए सी के। लेकिन आपको पता है कि बी बराबर क्या नहीं है, सी तो है नहीं, तो अलग अलग मैट्रिक्स ली थी, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। कैंसिलेशन लॉ जरूरी नहीं है कि होल्ड करे। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है, अगर ए बी सी 3 मैट्रिक्स लिए हैं, जैसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, कि अगर x बाहर लगा दिया और y प्लस जेड अंदर लिख दिया तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड हो जाएगा। ऐसे ही मैट्रिक्स के साथ भी होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ओवर एडिशन
मतलब कि क्या बात कही गई कि अगर ए यहाँ लगा है और प्री मल्टीप्लाई में बी प्लस सी लगा हुआ है तो आपके पास ए बी प्लस ए सी निकलेगा, ठीक है। या फिर अगर आपके पास बी प्लस सी यहाँ लगा है और ए यहाँ लगा है, पोस्ट मल्टीप्लायर है, तो आपके पास पोस्ट मल्टीप्लायर में बी ए प्लस सी ए निकलेगा। कम्यूटेटिव तो है नहीं मैट्रिक्स कि ए बी और बी ए बराबर हो जाए, कम्यूटेटिव तो होती नहीं है। बात समझ में आ रही है? डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। आप प्रूफ देंगे इसका। प्रूफ कि लेट ए इज इक्वल टू, आपने लिखा ए आई जे और एम क्रॉस एन, और बी इज इक्वल टू, समझना भाई देखो, अगर मुझे इन दोनों का सम ए से मल्टीप्लाई कराना है तो इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रोज बराबर होनी चाहिए। अच्छा, ये दोनों मैट्रिक्स अगर सेम होंगी तभी ये ऐड हो पाएंगे। इसका मतलब जितना बी की रो होंगी उतनी ही बी प्लस सी की रो होंगी, और बी की रो कितनी होनी चाहिए जितनी ए की रो है, ए के कॉलम है, सॉरी। तो मैंने यहां पर लिखा बी जे के और यहां पर क्या लिख दिया, एन क्रॉस पी, और ऐसे ही सी को लिखा सी जे के और ये भी एन क्रॉस पी। कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? अब आप जब आप बी प्लस सी निकालोगे, बी प्लस सी, तो आपको लग रहा है वो निकल कर आएगा बी जे के प्लस में सी जे के और कितना, एन क्रॉस पी। कौन सा एलिमेंट आया ये? हाँ, जे के एथ एलिमेंट, जनरल एलिमेंट आया, एलिमेंट ऑफ बी प्लस सी। कोई परेशानी नहीं इसके अंदर, इतनी बात में तो डाउट नहीं आएगा। अब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करने जा रहे हो ए को। अब आप समझना, ये आपके पास जे के एथ एलिमेंट है और ए का जनरल एलिमेंट जब मल्टीप्लाई होगा तो वो कौन सा है, आई जे एथ। आई जे एथ एलिमेंट वाली मैट्रिक्स जब जे के एथ वाली से मल्टीप्लाई होगी तो जनरल टर्म को क्या लिखूंगा, आई और के, आई के एथ एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, आई के एथ एलिमेंट ऑफ किसका, ए मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, बी प्लस सी से, और मल्टीप्लीकेशन में आपको पता है किसके बराबर आएगा वो, समेशन में जे इज इक्वल टू 1 to n। इसका जनरल एलिमेंट ए आई जे और उसका जनरल एलिमेंट बी जे के प्लस सी जे के। आ गया? और आपको पता है ये अपने आप में तो कॉम्प्लेक्स नंबर है और नंबर तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अंदर। ये अपने आप में समेशन के अंदर जे इज इक्वल टू 1 to n ए आई जे और बी जे के प्लस में समेशन ही बना दो एक, और एक तो नंबर डिस्ट्रीब्यूट होगा और एडिशन में समेशन भी तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, समेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जे इज इक्वल टू 1 to n ए आई जे और सी जे के। अब ये अपने आप में जनरल एलिमेंट लिखा है किसका, ए का नहीं, ए बी के प्रोडक्ट का, ए बी के प्रोडक्ट का जनरल एलिमेंट, मतलब डिनोट करेगा पूरी ए बी मैट्रिक्स को। और वो जो लिखा है वो AC का जनरल एलिमेंट लिखा है, किसको डिनोट करेगा, AC। तो ये जो मैट्रिक्स होगी आपके पास वो किसके बराबर आ जाती है, AB प्लस AC। कोई परेशानी नहीं इतनी बात में, ठीक है। ये प्रूफ कि मुझे यहां पर जरूरत नहीं थी, लेकिन जहां है वहां पे आपको तकलीफ होगी इसलिए बताया, लिख लो, ठीक है। इतनी बात में परेशानी नहीं है और आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप कन्फॉर्मेबिलिटी चेक करो सीधा सीधा कि A का ऑर्डर कितना था और B का ऑर्डर n क्रॉस पी और C का ऑर्डर n क्रॉस पी, ठीक है। अभी तो आप जब दोनों का ऑर्डर सेम है तभी ऐड हो सकती हैं, तभी ऐड होंगी। इसका मतलब ये एक के साथ A का ऑर्डर m क्रॉस n लिखा है और B प्लस सी पूरी मैट्रिक्स का जो एक निकल कर आएगी उसका ऑर्डर n क्रॉस पी, और ये दोनों क्या है आपके पास, सेम, एकदम मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी कन्फर्मेबिलिटी दिखा रहा हूं, ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो तो आपने देख ही लिया। कन्फर्मेबिलिटी आपको ऐसे देखनी है, ये नहीं आपने इसको भी m क्रॉस n ले लिया और इसको भी m क्रॉस n ले लिया, नहीं हो पाएंगे मल्टीप्लाई आपस में, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। बात लिख दूं सीधे सीधे,
कि कम्यूटेटिव नहीं होता, इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता, स्पेशल केस हो जाए अलग बात है, इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। लिखते जाना है आपको साथ साथ। क्या मतलब हुआ इस बात का? दैट इज ए बी की वैल्यू बराबर नहीं होगी किसके? बी ए की वैल्यू के इन जनरल। इन जनरल बराबर नहीं होती। ठीक है, इसी में नोट डाल के। बराबर होती तो मैं प्रूफ करके दिखा देता आपको, बराबर नहीं है इसलिए अभी छोड़ दिया है इसको। ठीक है, दो बातें लिखनी है मुझे नोट के अंदर ना, आपको ये डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। टू मैट्रिसेस ए एंड बी कम्यूट, ये नाम लिख कर आता है भाई, कम्यूट विथ ईच अदर इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, अगर उन्होंने लिख दिया कि ए और बी कम्यूट विथ ईच अदर, इसका मतलब ए बी बराबर किसके आ जाएगा? बी ए के, कम्यूटेटिव रहेंगी। अच्छा, अगर उन्होंने लिख के दे दिया ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो उसका स्टेटमेंट कैसे बोलोगे? इंप्लाइज दैट ए एंड बी कम्यूट विथ ईच अदर। ठीक है, तो अगर ए बी बराबर किसके आ जाए? बी ए के। और दूसरी बात क्या है इसके अंदर कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी एंटी कम्यूट, एक अलग बात आती है कि एंटी कम्यूट भी लिखकर आता है, एंटी कम्यूट विथ ईच अदर, एंटी कम्यूट विथ ईच अदर। इफ ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। और आगे जाके इसका बहुत बढ़िया एक थ्योरम भी आता है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए या बी ए इज इक्वल टू माइनस ए बी, कि कम्यूट तो कर गई लेकिन माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, तब बोला जाएगा उनको एंटी कम्यूट। आपको ये चीज कम्यूट विथ ईच अदर, एंटी कम्यूट विथ ईच अदर, ये नाम याद रखना है, इसका मतलब क्या होता है। इतनी बात में परेशानी नहीं होगी, क्लियर है इतना? कम्यूट जनरल बात क्या है कि नहीं कम्यूट करेंगे। नाम लिख कर आएगा तो ऐसी ये कंडीशन लगेगी। आता है तब एंटी कम्यूट का मतलब ही ये है कि यहाँ पर माइनस आता है, वो मल्टीप्लिकेशन के बाद निकल कर आता है कि ये आपके पास 1 1 1 1 आई तो वो आपके पास -1 -1 -1 -1 -1 आई, ये हुआ ना एंटी कम्यूट का मतलब। ऐसे करके आ जाती है, एक दूसरे का नेगेटिव बनकर आते हो तो उसे एंटी कम्यूट बोलते हैं। डेफिनेशन है ये कि अगर ये चीज इस बी ए के बराबर ना आकर माइनस साइन के साथ आई तो एंटी कम्यूट बोलेंगे। इतनी बात में कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं एक नोट में क्वेश्चन करा रहा हूं, ये नोट किसके लिए है भाई? ये नोट आपकी याददाश्त के लिए है। एक क्वेश्चन करा रहा हूं नोट में, समझना, ये कोई मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं है। मुझे अगले प्रूफ में एक थ्योरम चाहिए असल में। वो थ्योरम आपने यूज किया है, आपने पढ़ा नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं आता है। ऐसे डबल समेशन का, समेशन के अंदर i इज इक्वल टू 1 to 10, समेशन के अंदर j इज इक्वल टू 1 to 10, 2 की पावर में i प्लस j लगा है। ठीक है, इसकी वैल्यू समझना एक बात, ये क्वेश्चन मैट्रिसेस का कोई मतलब नहीं है, तो मतलब ये सिंपल क्वेश्चन। तो दोनों समेशन को ध्यान से देखो, ये समेशन कहलाते हैं इंडिपेंडेंट समेशन। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि j की वैल्यू 1 से लेकर कांस्टेंट तक जा रही है, i तक नहीं जा रही है। i समेशन के अंदर ये जनरल टर्म है, इसमें दो वेरिएबल पड़े हैं, एक i और एक j। i की वैल्यू भी 1 से 10 तक जा रही है और j की वैल्यू भी 1 से 10 तक।
आई और जे दोनों वेरिएबल हैं लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट, दोनों अपनी अपनी कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आई और जे डिपेंड करते हैं। वो समेशन क्या होता है कि आई और जे जो डिपेंड करते हैं वो होता है असली तकलीफ दे समेशन। 1 से लेकर आई जे 10 अगर लिखा होता, इसका मतलब आई और जे ऐसे डिपेंड करते हैं कि आई हमेशा जे से छोटा रहना है। तो ये होता है डिपेंडेंट समेशन। इसमें दो भी लगा सकते हैं हम आई और जे के लिए, ठीक है, दो भी, वो अलग अलग। ये इंडिपेंडेंट है, फ्रॉम कांस्टेंट टू कांस्टेंट जा रही है दोनों की वैल्यू। क्या बात मुझे बतानी है वो समझना जरा। इसका आंसर अगर आप निकालने जाओगे तो आपको पता है समेशन के अंदर i इज इक्वल टू 1 to 10, समेशन के अंदर j इज इक्वल टू 1 to 10, और ये 2 की पावर में i इंटू 2 की पावर में j लिखा जा सकता है क्या इसको ऐसे? अब आपको पता है जब मैं ये समेशन खोलूंगा तो इस समेशन का वेरिएबल तो j है, i से तो ऐसे कोई मतलब ही नहीं, तो बाहर आ गया, ठीक है। वो तो कांस्टेंट की तरह समेशन के अंदर i इज इक्वल टू 1 to 10 और 2 की पावर i लग गया यहां पर, और समेशन के अंदर j इज इक्वल टू 1 to 10 और 2 की पावर में j लगा यहां। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ठीक है। अच्छा, जब आपके पास ये लगकर आया तो आप मुझे बताओ j की 1 से 10 तक वैल्यू पुट करोगे तो अंदर सीरीज क्या खुलेगी? क्या जीपी निकल कर आएगी। i इज इक्वल टू 1 to 10, 2 की पावर में i, और एक जीपी निकल कर आई 2 की पावर में 1, 2 की पावर में 2 से लेकर कहां तक? 2 की पावर 10 तक। फॉर्मूला पता है जीपी का सबको? सम ऑफ 10 टर्म से i इज इक्वल टू 1 to 10, 2 की पावर i, क्या होता है जीपी का फॉर्मूला? 2 a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। कोई परेशानी नहीं इसके अंदर। आपका एक समीशन बचा हुआ है, उसका वेरिएबल कितना आपके पास? i, वो यहां लगा है। क्या इस टर्म में लगा है कोई भी i? ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये समेशन के बाहर। समेशन के बाहर आपके पास 2 इंटू 2 की पावर में 10 माइनस 1 निकल चुका है, और समेशन के अंदर आपके पास i इज इक्वल टू 1 to 10, 2 की पावर में i अभी भी बचा हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप मुझे एक बात बताओ यहां पर कि जब इसको ओपन करूंगा तो 2 + 2 स्क्वायर से लेकर 2 की पावर 10, ये भी जीपी बनेगी। सेम चीज निकाल के देगी कि नहीं? सेम चीज निकाल के दिया आपको। 2 की पावर में 10 माइनस 1, और इसने भी क्या निकाल के दिया? 2 इंटू 2 की पावर में 10 माइनस 1। मतलब आपके पास निकल कर आ गया 4 और 2 की पावर में 10 माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं। पहले किसको ओपन, पहले कौन लगा था? जे, और बाहर कौन लगा था? आई। पलट दिया इनको। इसी क्वेश्चन को मैंने क्या किया कि पहले बाहर लगा दिया जे, जे इज इक्वल टू 1 to 10, और समेशन के अंदर i इज इक्वल टू 1 to 10, और यहां पर 2 की पावर में i और 2 की पावर में j ऐसे ही कर दिया, ठीक है। आपको पता है अब पहले कौन सा समेशन खुलना है? ये, ठीक है। 2 की पावर में i, ये बाहर आ जाएगा समेशन के, इसके अंदर तो i है नहीं, तो समेशन के अंदर j इज इक्वल टू 1 to 10, 2 की पावर में j, और ये समेशन 2 की पावर में i अभी भी निकाला है, कितना आता है? 2 इंटू 2 की पावर में 10 माइनस 1, कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर निकाल दूं, 2 इंटू 2 की पावर में 10 माइनस 1, और समेशन के अंदर j इज इक्वल टू 1 to 10, 2 की पावर में j। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फिर वही जीपी खुलकर आएगी 2 की पावर में 1 से लेकर 2 की पावर 10 तक, ये फिर वही आंसर निकालेगा। कितना निकल कर आया? 4, 2 की पावर में 10 माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोनों आंसर कैसे आए? सेम। आपने दोनों समीशन में क्या किया देखो, आई वाला समीशन और जे वाला समीशन आपने इंटरचेंज कर दिया और आंसर पे कोई असर नहीं पड़ा। तो नोट क्या है कि इंडिपेंडेंट समीशंस कैन बी इंटरचेंज्ड। इंडिपेंडेंट समीशन समझ रहे हो? कांस्टेंट से कांस्टेंट जा रहा होगा। समीशंस कैन बी इंटरचेंज्ड। इंडिपेंडेंट समीशन को इंटरचेंज किया जा सकता है, ठीक है। कि पहले आप आई का ओपन कर लो या पहले आप जे का ओपन कर लो। लिख लो जल्दी से, ये सही। जे की वैल्यू अगर आई तक 1 से लेकर आई तक चली जाएगी तो डिपेंडेंट हो जाएगा। आई कांस्टेंट नंबर कहाँ है? आई तो बदल रहा है। कौन से आई तक जाएगा वो?
कौन सा ए, मतलब इंटरचेंज नहीं कर सकता मैं उसे, ओपन कर लाएंगे हम अलग तरीके से, लेकिन इंटरचेंज नहीं कर सकता। तुम कह रहे हो कि 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर i तक ले गए, जब ऐसे करके ले जाओगे तो यहां पर निकल कर आएगा 2 और 2 की पावर में i -1, ठीक है, 2 की पावर में i बैठा रहेगा। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इसको बाहर तो निकाल नहीं सकते, इसका समीशन होगा, इसका समीशन होगा, ठीक है। अच्छा यहां पर देखना फिर क्या होगा, फिर जब आप i को पहले सॉल्व करोगे तो इसका आंसर j में नहीं आएगा, इसकी तो 10 तक ही जा रहा है ना, ये 10 तक, इसका आंसर क्या निकल कर आएगा, ये बाहर आ जाएगा। और फिर j के अंदर 1 से लेकर i तक 2 की पावर i बचेगा, वो जो आंसर देगा और ये मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नहीं आएगा। करके देख लेना, इंटरचेंज नहीं हो सकता, तब करके देख लेना। उस केस में क्या होगा, यहां पे ये निकल कर आएगा समेशन में i इज इक्वल टू 1 to 10 2 की पावर में i और 2 इंटू 2 की पावर में i -1 अपॉन 2 -1 उसे हटा दिया, तो आपके पास एक 2 तो भले ही आपने बाहर ले लिया, i इज इक्वल टू 1 to 10, और लास्ट टर्म में आपके पास आया 2 की पावर में 2i माइनस 2 की पावर में i, यही तो आया निकल के। अच्छा ये अलग तरीके से ओपन होगा, पहले आप इसको ओपन करोगे, ये एक जीपी बनेगी, वो एक जीपी बनेगी, 2 की पावर 20 तक जाएगी ये जीपी, अरे आई की वैल्यू 10 पुट करूंगा जाएगी 20 तक, ये एक निकल कर आएगी। लेकिन जब यहां पर सॉल्व करोगे यहां पर, तो पहले आई को करोगे तो आई तो ये आंसर पकड़ा देगा और बाहर, और यहां जे की वैल्यू कहां तक जा रही है, आई तक, तो जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा उसके अंदर 2 इंटू 2 की पावर में 10 -1 और साथ में 2 इंटू 2 की पावर में i -1 अपॉन तो कुछ नहीं 2 -1, इसका फाइनल आंसर i के टर्म्स में रुक जाएगा क्योंकि j की वैल्यू i तक जा रही है, और उसका फाइनल आंसर कांस्टेंट टर्म निकल कर आएगा। अभी तो i बचा है ना ओपन होना, तो अलग अलग आंसर आएंगे, तो तब आप इंटरचेंज नहीं कर सकते कि हम इंटरचेंज कर दें और सेम आंसर आए, तब ऐसा नहीं हो सकता। अभी जब कांस्टेंट टू कांस्टेंट जा रहा है तो इंटरचेंज पॉसिबल है। वही सेम चीज डबल इंटीग्रेशन में भी होती है, लिमिट अगर x और y दोनों की 0 से 1 कांस्टेंट जा रही है तो कोई सा भी पहले सॉल्व कर लो, दो इंटीग्रेशन एक साथ आपके हायर स्टडीज में आते हैं ऐसे करके। फंक्शन लिखा होता है dx dy, अगर आपकी x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक और y की वैल्यू भी 0 से लेकर 1 तक, तो किसी को भी पहले dx वाला इंटीग्रेशन कर लो या आप पलट दो इसको, y पहले सॉल्व कर लो। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा है कि y इज इक्वल टू 1 to अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू 1 से लेकर 0 से लेकर 1 जा रही है, तब आप नहीं कर सकते कि ये y कहाँ चला गया, वेरिएबल पे चला गया। खैर आपको इससे कोई मतलब नहीं है, अगर आपने वो पढ़ रखा होता तो उसके थ्रू समझाना ज़्यादा आसान होता है समेशन को। बात में कोई परेशानी नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर कौन सी लिखी थी, 3rd लिखी थी। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में 4th नंबर पे आ गया, जो अपने आप में पूरा थ्योरम होता है। क्या चीज़ है, एसोसिएटिविटी की बात करनी है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता लेकिन एसोसिएटिव होता है। तो क्या बात है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, थ्योरम क्या कहता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, लेकिन क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन है तो एसोसिएटिव वगैरह तो बाद में करोगे, पहले कॉन्फॉर्मेबिलिटी एंश्योर होनी चाहिए, तो तभी एसोसिएटिव है इफ कॉन्फॉर्मेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज एंश्योर्ड, कि पहले तो वो मल्टीप्लाई होने लायक बने, योग्य हो वो मल्टीप्लिकेशन के, कॉन्फॉर्मेबिलिटी एंश्योर होनी चाहिए। बात का मतलब क्या है, कॉन्फॉर्मेबिलिटी भी एंश्योर करता चलूंगा। ए आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए आई जे एम क्रॉस एन की, ए बी सी लिखना है मुझे। ए मल्टीप्लाई होगा बी से, बी मल्टीप्लाई होगा सी से,
तो बी को जब लिखने जाऊंगा बी जे के, तो मुझे बताओ ऑर्डर कहां से शुरू करूं? एन से, एन क्रॉस पी। और जब सी को लिखने जाऊंगा तो सी के एल लिख रहा हूं इसको, ठीक है, के एल एथ टर्म, कोई परेशानी नहीं। तो अगर बी और सी मल्टीप्लाई होंगे और इसके कॉलम पी हैं तो सी की रो कितनी होनी चाहिए? पी, पी क्रॉस क्यू। तब इंश्योर हो रही है कॉन्फर्मेबल, तब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में, तब ये तरीका होता है कि आपकी कॉन्फर्मेबिलिटी इंश्योर हो। अच्छा, तब देन आप बात करोगे, देन ए के साथ आप बी सी को पहले मल्टीप्लाई कर लो, वो बराबर होगा कि आप ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसे सी से। तीन का एक साथ तो मल्टीप्लीकेशन कर नहीं सकते, तो दो दो को मल्टीप्लाई करने में आप बी और सी को मल्टीप्लाई करोगे, ऑर्डर क्या आएगा? बी सी को एन क्रॉस पी आएगा ऑर्डर, एन क्रॉस क्यू आएगा। इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है? एन, और आप ए प्री मल्टीप्लायर है, उसके अंदर कॉलम कितने हैं? एन है। मल्टीप्लीकेशन इंश्योर्ड। यहां देखो, अगर ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ऑर्डर कितना आएगा ए बी के मल्टीप्लीकेशन में? एम क्रॉस पी। ये प्री मल्टीप्लायर है, इसके कॉलम कितने आएंगे? पी। तो सी की रो कितनी आ रही है? पी। इंश्योर्ड है, कोई परेशानी नहीं। इतनी बात में क्लैरिटी है। मुझे इसका प्रूफ चाहिए, इन सब का प्रूफ मुझे क्यों चाहिए? आपको ये नहीं, आपको तो एसोसिएटिविटी लगानी है। हम इस पे वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि आगे आने वाले थ्योरम में अगर आप ये बेसिक बात का नहीं समझ पाओगे तो बड़ी बात का समझने में और प्रॉब्लम होगी, और वो फिर आपको याद रखना होता है अच्छे से। तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो फॉर्मूले की तरह लिख दी बात, ये क्यों लिख दी। यहां पे समझना, मुझे ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर करनी है, मतलब इसका जनरल टर्म और इसका जनरल टर्म बराबर करना है ना बस। तो पहली बात, सबसे पहले बीसी, ठीक है। तो बीसी अगर मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, बी और सी आपस में मल्टीप्लाई होने जा रहे हैं, तो जनरल टर्म कौन सा होगा? देखो ये जेके है और वो के एल है, जेके और के एल, जे एल एथ टर्म होगा, जे एल एथ टर्म ऑफ बीसी, जे एल एथ टर्म ऑफ बीसी, बीसी। हाँ भाई, क्या होगा? समेशन के अंदर, ठीक है, बी जे के सी के एल, किसको वेरी करूं? के की वैल्यू कहां से? पी तक, 1 से पी तक। के भाई, के जो है क्या है? कॉलम का नंबर है, कॉलम कितने? पी। के रो का नंबर है, रो कितनी है? पी। कोई परेशानी नहीं इसके अंदर। ये आपके पास, अगर आपका बहुत दिल चाह रहा है तो आप ऐसे मान लो कि जो बीसी मैट्रिक्स है उसको हम क्या बोल दें? डी। तो ये जो लिखा हुआ है मेरे पास, ये डी जे एल लिखा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर। जनरल टर्म लिखा है बीसी मैट्रिक्स का, डी जे एल। किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हो? बीसी मैट्रिक्स को। पहले बीसी का मल्टीप्लीकेशन किया है, ए से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, मतलब ए जो किस ऑर्डर की है? एम क्रॉस एन। उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करने जा रहे हो? डी जो किस ऑर्डर की है? अरे ऑर्डर एन क्रॉस क्यू है। मतलब क्या निकल कर आने वाला है आपके पास? एक एम क्यू की मैट्रिक्स निकल कर आने वाली है। कौन से जनरल टर्म मल्टीप्लाई होंगे? ए का क्या है? ए आई जे, ए आई जे इधर लिख देते हैं, ए आई जे। और इसका डी का क्या है? डी जे एल। तो ये जब प्रोडक्ट आएगा ए और डी का, तो टर्म कौन सा बोलूंगा? जनरल आई एल एथ, आई एल एथ टर्म निकलेगा, इसकी आई एथ रो, उसका एल एथ कॉलम। तो वही लिखने जा रहे हैं। तो आई एल एथ टर्म, टर्म ऑफ डी वगैरह नहीं लिख रहा भाई, ए के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास? बीसी। किसका? यही तो लिखा बीसी का जनरल एलिमेंट, ये लिखने जा रहा हूं। आई एल एथ जनरल एलिमेंट ही तो है। आई एल एथ क्या है? देखो आराम समझ लो, ये जो एलिमेंट था, ये अगर मैंने बीसी को डी मैट्रिक्स बोल दिया तो ये डी मैट्रिक्स का कौन सा वाला टर्म लिखा हुआ है? जे एल एथ। जब आप ए आई जे जनरल टर्म ऑफ ए और जनरल टर्म ऑफ डी को मल्टीप्लाई करोगे तो जो टर्म निकल कर आएगा वो कौन सा होगा? आई एल एथ। वो इनके प्रोडक्ट का जनरल टर्म ही तो होगा, आई एल एथ टर्म। वही लिखने जा रहा हूं ए बी से।
कोई परेशानी नहीं, ठीक है। कैसे लिखते हैं जनरल टर्म? एक बड़ा सा समेशन लगाएंगे, ठीक है। एक मैं लिखूंगा ए आई जे, और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका जनरल टर्म, दूसरी मैट्रिक्स कौन सी? डी, उसका जनरल टर्म कितना? डीजेएल। और डीजेएल की वैल्यू कितनी? ये अरे ये नहीं, ये है पूरा समेशन के अंदर समेशन, के इज इक्वल टू 1 टू पी बी जे के और सी के एल। कोई परेशानी नहीं हो रही होगी अब? क्लियर है? पहले यहां तक आप एकदम संतुष्ट हो जाओ भाई कि ये सही है। आई एल एट टर्म लिख दिया, हाँ भाई ये वैल्यू कहां से लगाऊं? इसकी वैल्यू देखो, एक सेकंड, ये आई जे था और ये जे एल था, तो वेरी कौन कर रहा होगा? जे। 1 से n, 1 से n, क्योंकि देख लो कि जे इसके कॉलम का नंबर था, कॉलम कितने थे? n। क्लियर करते चलने बात, कोई परेशानी नहीं है इतनी बात के अंदर। ये क्या लिख दिया? आई एल एफ टर्म ऑफ ए बी सी। अगर कोई आपसे मतलब ये आपने लिख दिया है कि अगर मैं ऐसे डिनोट कर दूं ए बी सी मैट्रिक्स का कौन सा वाला टर्म? आई एल एथ टर्म, तो वो लिखा है। ए बी सी कोई मैट्रिक्स हो गई, मान लो उसका नाम ए बी सी मैट्रिक्स का नाम एफ है, तो एफ मैट्रिक्स का कौन सा टर्म है? जनरल टर्म है। जनरल टर्म आई जे कर दो, आई के कर दो, के एल कर दो, आई एल कर दो, कोई परेशानी नहीं। जनरल टर्म के अंदर दो समेशन आए हैं। ये क्या किया है? पहले मल्टीप्लाई किया है बीसी को और फिर उसके बाहर मल्टीप्लाई किया है ए को। कोई परेशानी तो नहीं है अब तक? इसमें पक्के हो जाओ पहले, फिर आगे लिखूं। अब ये तो हुआ आपके पास एल एच एस, अब आर एच एस समझना। आर एच एस कौन सा है? पहले एक सेकंड, क्या करने जा रहे हैं? ए बी को पहले मल्टीप्लाई और फिर सी को। तो जब मैं ए बी को मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी को मल्टीप्लाई करने पर इनके प्रोडक्ट में कौन सा टर्म आएगा? जनरल टर्म आई, अरे ए आई जे और बी जे के आई के एथ टर्म आएगा। आई के एथ टर्म आएगा किसका? ए बी का। बिल्कुल परेशान नहीं होना। आई के एथ, अभी तो इसमें बहुत बातें होती हैं, तो जल्दी जल्दी कर दूंगा ये तो मैं अगली बार जब करूंगा तो। आई के एथ टर्म ऑफ ए बी, हाँ भाई समेशन के अंदर ए आई जे, ये बी जे के, और जे की वैल्यू 1 से लेकर n तक, कोई परेशानी नहीं। इसके साथ बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है कौन? सी। सी मल्टीप्लाई हो रहा है। ए बी लिख दिया है एक मैट्रिक्स बाहर वाला, उसके साथ सी मल्टीप्लाई हो रहा है। बहुत बढ़िया। मान लो ये आपके पास डी मैट्रिक्स थी, कौन सा टर्म है ये डी मैट्रिक्स का? आई के, और सी मैट्रिक्स का कौन सा करने वाले हो? के एल एथ। तो इनके प्रोडक्ट का कौन सा निकल कर आने वाला है? आई एल एथ। और पिछली वाले का भी कौन सा निकाला था? आई एल एथ। आई एल एथ टर्म ऑफ ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जब सी, ठीक है। अब समेशन लगाने जा रहा हूं, बड़ा समेशन इनके जनरल टर्म के लिए। इनके जनरल टर्म में पहले एक आएगा डी और फिर आएगा सी, और डी जो है वो कौन सा टर्म है? वो ये इनके समेशन के अंदर एक तो ये टर्म j इज इक्वल टू 1 टू n ए आई जे बी जे के, ये क्या है? ए बी का जनरल टर्म, और साथ साथ क्या करेंगे? सी का जनरल टर्म, जो कितना निकल कर आ रहा है? सी के एल। और यहां क्या लगाऊं? के की वैल्यू कहां से कहां? 1 से p तक। कोई परेशानी की बात नहीं, क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब आओ, अगर आपके पास दो समेशन इंडिपेंडेंट हैं, जे की वैल्यू 1 से कहां जा रही है? के की वैल्यू 1 से लेकर p तक, इसको पहले और इसको बाद में कर सकते हैं। समेशन के अंदर j इज इक्वल टू 1 टू n, समेशन के अंदर k इज इक्वल टू 1 टू p, यहां पर लगा है ए आई जे बी जे के सी के एल, सब एक साथ चिपक जाएगा आकर। सब टर्म लगी तो लगे हुए हैं आगे, जो जिसका टर्म है कि भाई उसके अंदर, इसके अंदर जे वाला टर्म नहीं आ रहा था तो कोई परेशानी नहीं है, जे वाला जब खुलेगा तो उसका यूज नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब आपने देखा कि ये एक समेशन है जिसका वेरिएबल क्या है? के इस टर्म में मौजूद है और इस टर्म में मौजूद है। क्या इस टर्म में के है? क्या
नहीं, तो इस समेशन के लिए तो कांस्टेंट हो गया, तो इस समेशन के तो बाहर आ सकता है, इस समेशन के बाहर निकाल दिया। समेशन के अंदर j इज इक्वल टू 1 to n, क्या लगा यहां पर आकर aij। समेशन के अंदर k इज इक्वल टू 1 to p, और यहां पर क्या लगा bg के ckl लग गया अगर। और अगर आप ध्यान दो इस पे, इसको देखो, j इज इक्वल टू 1 to n aij, ये किसका टर्म आया था, आई एल एथ टर्म ऑफ, जब a पहले मल्टीप्लाई था और bc बाद में मल्टीप्लाई था। आई एल एथ मतलब जनरल टर्म, ये आई एल एथ टर्म जब ए बी पहले मल्टीप्लाई और सी मल्टीप्लाई सेम आ गए। ठीक है, आपने बोला यहां पर अगले ही पॉइंट में कि आई एल एथ टर्म, आई एल एथ टर्म का मतलब जनरल टर्म ऑफ ए इंटू बी सी इज इक्वल टू आई एल एथ टर्म ऑफ ए बी इंटू सी। ठीक है, अगर जनरल टर्म बराबर हैं इसका मतलब कि जो मैट्रिक्स आई है वो कैसी रही होंगी, बराबर रही होंगी। और वो बराबर जो हो रही हैं तो वो क्या प्रोसेस लग रहा है, एसोसिएटिविटी लग रही है कि पहले आपने इन दोनों को कर लिया फिर उन दोनों को कर लिया। ठीक है, कोई परेशानी नहीं इतनी बात के अंदर, आराम से देखना प्रूफ को। मेहनत है थोड़ी सी, लेकिन मेहनत का मजा आएगा बाद में, नहीं तो डायरेक्टली लिख दिया जाएगा तो आप तकलीफ में आने लगोगे। पहले a इंटू बी सी का निकाला, फिर ए बी इंटू सी का निकाला, और इतनी धीरे धीरे क्लास में मेहनत इसीलिए करी गई थी कि आप ये समझो। और ये क्यों समझाना है, काम नहीं है मुझे एसोसिएटिविटी की, इतनी ज़रूरी चीज़ थी क्या, आगे आने वाली चीज़ ज़रूरी है। छोटी चीज में बड़ा प्रूफ कराने का फायदा ये रहता है, आपको दिमाग में ये रखना ही नहीं है कि मुझे क्या निकालना था, आपको पता है रिजल्ट तो हमें पता ही है हमेशा से, एसोसिएटिव क्या होता है, उसको दिखाना कैसे इस पे आपका ध्यान था। बड़ा सा थ्योरम लिख देते जो कभी नहीं सुना होता, उसमें प्रूफ कराते पहली बार, तो आपके दिमाग में ये भी रहता है कि वहां तक पहुंचेंगे कैसे, क्या करना होगा जो उसके बराबर दिख जाएगा। इसी चीज के लिए अभी नोट पड़ा है कि इंडिपेंडेंट होते हैं अगर, कैसे भी लगे हुए हो इंटरचेंज कर जाएंगे आपस में। दो साथ साथ लगे हुए हैं तो कोई भी पहले खोल दो, कोई भी बाद में खोल दो, और जैसे ही आपने इंटरचेंज किया तो ये समेशन तो के का है, इसका समेशन का वेरिएबल के, इस टर्म में के है ही नहीं, बाहर निकाल के रख दिया। ध्यान देना है टर्म कौन सा लिख रहे हैं, आई केथ आएगा ए बी का, और आई केथ टर्म था, और सी का कौन सा था, के एल एथ टर्म, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से जो टर्म निकलेगा वो आई एल एथ टर्म कहलाएगा। बहुत आराम से चल रहे हैं इसी चीज के लिए कि आपको तकलीफ ना हो इसमें। कुछ परेशानी लग रही है बच्चों, बहुत परेशानी होगी क्या इसमें? यही सब 11th क्लास से इसी सब चीज़ का माहौल बन रहा था कि समेशन ओपन करना सिखाया, समेशन क्लोज करना सिखाया शुरुआत में ही बेसिक मैथ में, इसी सब काम के लिए। मुझे पता है उसकी ज़रूरत है आपको आगे बड़े लेवल पे, तो ये ट्रस्ट करके नहीं चल सकते थे कि आपने जो स्टैटिस्टिक्स 10th में पढ़ी है और समेशन देखा है और वहाँ से आपको समेशन आता है। कौन सी प्रॉपर्टी हुई, 4th 5th, कौन सी थी, 4th थी। ये आ गया, और ये जनरल टर्म आया आपका, आई एल एथ टर्म आ गया एक मैट्रिक्स का, वो आई एल एथ टर्म दूसरी मैट्रिक्स का सेम। जनरल टर्म सेम होते ही, आई एल एथ टर्म कोई खास टर्म नहीं है, पर्टिकुलर टर्म नहीं है, ये जनरल टर्म है, सारे टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब इसके सारे टर्म, इसके सारे एलिमेंट इस मैट्रिक्स के और उसके सारे एलिमेंट बराबर हो गए। टर्म की जगह अगर आप चाहो तो एलिमेंट लिख लो, मर्जी है वो आपकी। एलिमेंट होता है वैसे तो वो, आई एल एथ एलिमेंट,
टर्म तो सीक्वेंस में चलते हैं। एलिमेंट एलिमेंट कोई फर्क नहीं है, आप समझ गए टर्म का मतलब क्या होता है। दोनों के एलिमेंट सेम है। कोई परेशानी की बात नहीं, क्लियर है इतने में? मैं अगली बात समझाता हूं आपको। पहले एक्सप्लेनेशन समझना कि जैसे आप चाह रहे हो कि एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स को मैं खुद से मल्टीप्लाई कर लूं और मैं इसको लिख दूं ए स्क्वायर, तो ये करने के लिए ये मैट्रिक्स पहले ये मैट्रिक्स बाद में, कब मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? m की वैल्यू n के बराबर हो, और अगर m और n बराबर हो गए ए मैट्रिक्स में तो मैट्रिक्स कैसी बन गई? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पांचवी चीज हम यही लिखने जा रहे हैं, इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ऐसा होगा। देन पहली बात, ए स्क्वायर एग्जिस्ट, सिर्फ इसलिए ए क्यूब एग्जिस्ट करेंगे, मतलब कि ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ए इंटू ए क्यूब का मतलब क्या हुआ? ए इंटू ए। तो अब मैं जनरल बात तीसरी लिख देता हूं कि ए की पावर में के एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ए की पावर में के इज इक्वल टू ए इंटू ए, चलता जा रहा है के टाइम्स, कितनी भी पावर चढ़ा लो। क्यों फिर ऐसा क्यों होता है कि जब आप ए क्यूब लिखने जा रहे हो, अब ए स्क्वायर तो पहले से आपके पास मैट्रिक्स थी एक, उसमें आपने ए ही तो मल्टीप्लाई किया, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ही तो किया। अच्छा, उसमें एक नोट रह गया पिछले वाले में, एक सेकंड में पीछे आ रहा हूं। एक बात मुझे ध्यान आई, वो तो लिखते रहना आप, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। तीन मैट्रिक्स में बताया, अगर आपके पास कभी चार मैट्रिक्स आ जाएं तो एसोसिएटिविटी का मीनिंग क्या होता है कि आप ए को इधर ले लो, ठीक है, चार मैट्रिक्स के, और या फिर आप ए बी सी को ले लो, और या फिर आप ए बी को पहले मल्टीप्लाई करके सी डी को, या फिर आप ए बी सी डी के पहले सी डी को मल्टीप्लाई करो, फिर बी को, फिर ए को, किन्हीं भी दो को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो। यही बात बतानी थी कि नहीं चार आ गई तो परेशान हो गए कि हमें तो सिखाया तीन में, चार मैट्रिक्स आ गई तो एसोसिएटिविटी का क्या मतलब है? ये मतलब है किन्हीं भी दो को लेकर पहले, क्योंकि दो को ही मल्टीप्लाई करना जानते हो आप, किन्हीं भी दो को पहले मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये छोटी सी बात है एक नोट में एसोसिएटिविटी की। ठीक है, ये तो लिख लिया था, इसी पे आओ। पांचवी बात हुई। छठा पॉइंट, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, मतलब कि सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या हुआ? क्या नहीं लिखा? अभी ये नहीं लिखा है? कि आप कैसे भी उनको दो को मल्टीप्लाई कर सकते हो, दो को, तीन को, एसोसिएटिविटी हर तरफ से काम करेगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? ये, हाँ, कम्यूट विथ ईच अदर। हाँ भाई, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो कन्फॉर्मेबल ही होना चाहिए। कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होंगे तभी ये एग्जिस्ट करेंगे, अगर कम्यूट कर रहे हैं तो कन्फॉर्मेबल होंगे। हाँ हाँ, स्क्वायर ही होंगे, स्क्वायर होंगे।
नहीं, वरना तो होगा ही नहीं। आ जाएगा क्या वरना? नहीं, वरना नहीं आएगा, स्क्वायर ही होनी चाहिए। कम्यूट लिखी तभी जाएगा स्क्वायर के लिए। हाँ, स्क्वायर के लिए। अगर देखो, सारी बात तब है जब ये जो है ना, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए कन्फॉर्मेबल हो। अब वो जिस भी ऑर्डर के लिए हो जाए, अब वो m इज इक्वल टू n के लिए ही हो रही है सिर्फ, तो उसके लिए चल जाएगा। और कोई ऑर्डर अगर आप निकाल पा रहे हो जिसके लिए ऐसा हो रहा है, तो उसके लिए भी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं इसमें। कहाँ थे हम? ये लिख लिया है। अब ऑर्डर n नहीं लिख रहा मैं, ऑर्डर m लिख देता हूं, थोड़ा बेहतर रहेगा। ठीक है, देन हो गया ये पॉइंट, समझाऊं अगला? ये लिख लिया ना सबने, समझ? तो आपके पास पहली बात कि अगर कभी a प्लस बी सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की एडिशन हो सकता है और एडिशन होके भी स्क्वायर मिलेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आ चुकी है, ये एडिशन अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका स्क्वायर कर सकता हूं मैं, इसका स्क्वायर कर दिया भाई। तो ये स्क्वायर मेरे पास निकल कर आएगा ऐसे, बल्कि दिखाई दें पूरा। इसका मतलब है आपने a प्लस बी को किससे मल्टीप्लाई किया है? a प्लस बी से। तो इसके अंदर वो फॉर्मूला मत लगा देना, ठीक है? ये a और a मल्टीप्लाई होंगे तो कितना निकलेगा? a स्क्वायर। और a पहले और b बाद में क्या निकलेगा? ए बी। और b पहले और a बाद में क्या निकलेगा? बी ए। और a और b तो कहीं नहीं लिखा है, कम्यूट करते हैं। कहीं लिखा है क्या ए बी बी ए के बराबर? और जनरल बात क्या है कि ये दोनों बराबर नहीं होंगे। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा कम्यूट नहीं करते ऑर्डर। अरे स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो कम्यूट करें। ये जरूरी कहाँ, किसने बोल दिया? दिखाया तो था शुरुआत में एग्जाम्पल। स्क्वायर मैट्रिक्स वैल्यू अलग अलग आएंगी, ए बी की वैल्यू अलग, बी ए की ऑर्डर सेम आ जाएगा, वैल्यू अलग अलग आएंगे। क्या परेशानी है? यही थी क्या? और बी मल्टीप्लाई होंगे तो बी स्क्वायर। अच्छा, नंबर में क्या होता है कि नंबर में ए बी और बी ए सेम होते हैं, तो 2ab लिख देते हो आप। यही तो होता है। इसके अंदर ए बी अलग और बी ए अलग। ठीक है, अब यहीं पर बात लिखवा रहा हूं मैं, सुनते जाना। इफ ए एंड बी कम्यूट, ठीक है, देन तब क्या होगा भाई? अगर ए एंड बी कम्यूट कर रहे हैं, कम्यूट करने का मतलब कि ए बी और बी ए सेम बात है, तो इस बी ए को भी मैं क्या लिख सकता हूं? ए बी लिख सकता हूं। तो ए बी और ए बी ऐड होकर क्या बनेगा? 2ab। ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसी में बात कि अगर एंटी कम्यूट करते हैं, एंटी कम्यूट क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। एंटी कम्यूट, कम्यूट देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सब बातें एकदम दिख जानी चाहिए कि एंटी कम्यूट का मतलब बी ए की वैल्यू माइनस ए बी हो गई, और ए बी माइनस ए बी नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स को क्या लिखें? कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो जितने भी इस तरीके के टर्म होते हैं ना, ये तो पहली बात। दूसरी समझना इसमें, दूसरा पॉइंट कि अगर आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब आ गया, तो आप क्या करोगे? तो आप इसे पहले तो लिखना भाई कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। और ये स्क्वायर अभी खोला है मैंने, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। और यहां क्या लगा हुआ है? ए प्लस बी। कोई परेशानी नहीं? अच्छा, ये ए स्क्वायर जब उसे ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ए क्यूब, फिर ए स्क्वायर बी, फिर ये उससे मल्टीप्लाई हो गया, अब ये मल्टीप्लाई होगा ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। क्या बता रहे हो? हाँ हाँ, ये वाला टर्म इस वाले टर्म से होगा मल्टीप्लाई कि नहीं? ए बी ए,
ए स्क्वायर कैसे आ जाएगा? ठीक है, ये एक मैट्रिक्स आई है और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर, नंबर नहीं चल रहे हैं, स्क्वायरिंग नहीं हो जाएगी ऐसे। हाँ, अगर ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा होता तब क्या बना देता? ए स्क्वायर बना देता। तब ए और ए आपस में एसोसिएटिव तो है, यहां पर एसोसिएटिव है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं पहले, ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं पहले, ना इसके मल्टीप्लाई होने से ए स्क्वायर आएगा, ना इसके मल्टीप्लाई होने से ए स्क्वायर आएगा, इसीलिए क्यूब का दिखा रहा हूं, इतना बड़ा फॉर्मूला। आगे भाई, जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा, ए बी जब बी से अब बहुत शर्म आ रही तुम लोगों को जब ए बी जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो देखना, अरे अब क्या परेशान, ए बी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया? बी। ये दोनों पहले मल्टीप्लाई हो सकते हैं एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग, और बी मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या लिखा जा सकता है? बी स्क्वायर। ठीक है, ये इधर शिफ्ट नहीं कर सकता क्योंकि कम्यूटेटिव नहीं है कि बी ए को आपने ए बी बना दिया तब ए स्क्वायर बनता है, ऐसा नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं इतनी बात में? नहीं क्लियर है? अरे अभी 4 टर्म हुए, ये वाला टर्म बताओ। अच्छा, ये बी ए इस ए से मल्टीप्लाई होगा, बी ए स्क्वायर, चलो आप पकड़ लिया, बी ए स्क्वायर, और फिर बी ए उस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो बी इसका पोस्ट मल्टीप्लायर है, वो ए के साथ इधर नहीं आ जाएगा, कम्यूटेटिव नहीं है ये। फिर अगला वाला बी स्क्वायर ए, और फिर बी स्क्वायर बी क्यूब। तो ये टर्म है तकलीफ दे आपके लिए, इनको नहीं छोड़ देना है कि कम्यूटेटिविटी सोच ली कि ए आएगा और यहां कहीं भी फिट हो जाएगा, नहीं, वो आएगा तो यहां लगेगा आगे, पोस्ट मल्टीप्लायर है वो। और अगर कम्यूट करते हैं तो ए क्यूब प्लस क्या फॉर्मूला निकलेगा? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, जैसा फॉर्मूला आपने लिखा है, यहीं से देखना है ना क्या भाई? इसमें तीसरा पॉइंट देखना, इस प्रॉपर्टी में, इफ ए एंड बी कम्यूट, इसमें नहीं बता रहा हूं, अलग पॉइंट लिख रहा हूं, इफ ए एंड बी कम्यूट with each other, ठीक है, देन ये एंड, एक बार मैं एन भी डिफाइन कर दूं, ऑर्डर मैंने एम लिया था, देन वी एक्सपेंड लाइक बाइनोमियल, बाइनोमियल की तरह एक्सपेंशन करेंगे। मतलब क्या है कि a प्लस बी की पावर में n अगर लिख गया और a और b कम्यूट करते हैं तो बाइनोमियल थ्योरम लगने को बिल्कुल तैयार है। a की पावर में n प्लस nc1 a की पावर में n माइनस 1b प्लस में nc2 a की पावर में n माइनस 2b स्क्वायर चलता जाएगा, ncn b की पावर में n। बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख दिया। बाइनोमियल एक्सपेंशन तो देखा होगा कभी, एक्सपेंशन तो नहीं बताऊंगा, प्रॉपर्टी अगर कोई लगाने लगा बाइनोमियल की तो मैं बता दूंगा, आपने नहीं लिखा। और किसी भी सम को आप NCR a की पावर में r, b की पावर में n माइनस r इज इक्वल टू 0 टू n। नहीं, इसको ऐसे नहीं लिख पाएंगे क्योंकि a की पावर 0 को आप कैसे डिफाइन करोगे, रहने दो, नंबर थोड़ी है कि a की पावर 0 1 बन गई, मैट्रिक्स है वो। ठीक, इतनी बात में कोई परेशानी नहीं, बाइनोमियल की तरह एक्सपेंशन कर देंगे। वो a प्लस बी का स्क्वायर भी तो बाइनोमियल एक्सपेंशन ही होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो भी है, n पावर तक की तो बात कम ही होती है आपके पास। कौन सी प्रॉपर्टी थी भाई, कौन सी थी? छठी, सातवीं देखो, कि अगर आपके पास कभी a प्लस बी मल्टीप्लाई होता हुआ आ गया a माइनस बी से,
तो इसको अगर ये कम्यूट करें तो आप इसको बाइनोमियल की तरह ट्रीट करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे नंबर होते थे। अभी क्या निकल कर आएगा, ए स्क्वायर यहां पर माइनस में बी ए, माइनस में बी ए, सॉरी ए बी, ए बी, ठीक है। फिर ये बी उधर मल्टीप्लाई होगा प्लस का बी ए और माइनस का बी स्क्वायर। ये नहीं करना है कि इसको और इसको उड़ा दिया, ठीक है। आपने कम्यूट नहीं करते हैं कि इनकी वैल्यू बराबर हो, इनकी वैल्यू बिल्कुल बराबर नहीं है। 8वां पॉइंट लिखते जाओ साथ साथ, बस लास्ट पॉइंट है कि इफ इज अ कांस्टेंट, किसको बिलोंग करता है, के, कॉम्प्लेक्स नंबर के सिस्टम को, देन के अगर मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी से, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये कांस्टेंट नंबर है। तो आप उसको के ए के साथ बी लिख दो, आप उसको के के साथ ए बी लिख दो, आप उसको ए के साथ के बी लिख लो, सब बराबर है। कांस्टेंट इसके बाहर लगा लो, पहले प्रोडक्ट ले लो, या पहले कांस्टेंट ए में मल्टीप्लाई कर लो फिर बी का प्रोडक्ट, या ए बी का प्रोडक्ट लेके कांस्टेंट मल्टीप्लाई, या पहले कांस्टेंट बी से मल्टीप्लाई करके फिर ए से प्रोडक्ट ले लो, कोई फर्क नहीं, कांस्टेंट मूव कर जाएगा, कांस्टेंट की कोई तकलीफ नहीं है। वो मैट्रिक्स मूव नहीं करती ऐसे, लेकिन कांस्टेंट मूव कर जाता है। इतनी बात में कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं, दोनों में नहीं होगा, दोनों में मल्टीप्लाई करने के लिए तो तुम्हें दो कांस्टेंट चाहिए, K1 K2 ए बी, तब कि बहुत दिल है कि बी को बुरा लग रहा है तो लो। एक ही कांस्टेंट को दो में कैसे मल्टीप्लाई करोगे, नहीं कर सकते। हाँ, आपके पास कांस्टेंट 6 टाइप का आ गया लिखकर, और आपका दिल चाह रहा है कि एक में 2 कर दूं, एक में 3 कर दूं, तो वो तो ठीक है, दो में बांट लिया आपने। दोनों में नहीं होगा मल्टीप्लाई, एक में होगा। ए में कर लो, बी में कर लो, या पहले प्रोडक्ट ले लो और प्रोडक्ट में कर लो, एक तरफ कांस्टेंट मल्टीप्लाई। इतनी बात में कोई परेशानी नहीं होगी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी ही पढ़ पाए आज तो, कल बढ़िया चीज पे शुरू करते हैं, ठीक है। सम ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स में यहां तक पढ़ के आइएगा आप लोग।